नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीईटी और सुपर टेट परीक्षा के लिए गणित की क्लास। गणित की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में। जिनका गणित ठीक ठाक है उनको 30 में 30 मिल सकता है, क्योंकि गणित ऐसा विषय होता है कि अगर आपको आता है तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बहुत ही सॉलिड नंबर होता है। तो 30 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लड़कियों के प्रायः इन्हीं गणित में ही नंबर कम आते हैं। मैं और विषय तो नहीं पढ़ा सकता एक ही समय पे, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आपको गणित जरूर पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं महत्तम समापवर्तक। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गणित में। महत्तम समापवर्तक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो गणित के और जो टॉपिक होते हैं उसमें बहुत आपको सहूलियत मिलती है, लाभ मिलता है। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। इसमें हम क्रम रखे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे। तो आप क्रम से देखिएगा, छोड़ छोड़ के मत देखिएगा। एक नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास महत्तम समापवर्तक की। तो महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट, HIGST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 शब्दों से ये मिलकर के बना है। हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन मतलब समान, फैक्टर मतलब अपवर्तक। तो जो ये समापवर्तक शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, समान धन अपवर्तक। तो हम महत्तम समापवर्तक की सवाल कैसे लगाई जाती है उस पर आने से पहले हम इन तीनों शब्दों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एक बार पढ़िए, भले समय लगे, दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। पहले इसको समझते हैं, अपवर्तक क्या है। अपवर्तक को ही बोले फैक्टर, यानी कि हम लोग गुणनखंड जो पढ़ते थे वही अपवर्तक है। अपवर्तक की अगर हम परिभाषा बताएं तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती हो, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाज्य संख्या की अपवर्तक होती है। जैसे 15 की अपवर्तक कौन सी संख्या है? तो 15 किससे किससे कटेगा, यानी 15 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी? जो संख्या 15 को विभाजित करेगी वो सारी संख्याएं 15 की अपवर्तक मानी जाएंगी। तो एक जो होता है वो सबको विभाजित करता है, तो एक कॉमन अपवर्तक है जो सबको विभाजित करेगा। इसके अलावा 15 किससे विभाजित होता है? 3 से, यानी कि 3 के पहाड़े में आता है। फिर 5 से विभाजित होता है और फिर उसके बाद स्वयं 15 से विभाजित होता है। तो इस तरह से 15 के ये 1, 3, 5 और 15 अपवर्तक हुए। तो एक चीज एकदम आपको क्लियर हो गई कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि अपवर्तक बताओ किसी का भी, तो उस संख्या के 2 अपवर्तक आपको पहले से पता है। कौन? एक तो स्वयं 1, क्योंकि 1 सभी का अपवर्तक होता है, और दूसरा वो स्वयं संख्या भी स्वयं की अपवर्तक होती है, क्योंकि अगर आप 100 का गुणनखंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 100 एकन्नम 100, यानी कि 100 गुणित 1 बराबर 100, यानी कि 100 का अपवर्तक 100 भी हुआ और 1 भी हुआ। तो इस तरह से जिसका भी अपवर्तक कहा जाए उसके 2 अपवर्तक आपको पहले पता है, 1 और वो स्वयं संख्या। बाकी के जो बचते हैं उन्हें आपको देखना है। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 30 के अपवर्तक बताओ, तो 30 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और फिर स्वयं 30 से। तो इसका मतलब 30 के ये सारे क्या हुए? अपवर्तक। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको अपवर्तक समझ में आ गया। अब अगर अपवर्तक समझ में आ गया तो अब दूसरा शब्द है समापवर्तक। ये क्या होता है? समापवर्तक। समापवर्तक को अभी हम बताए कि इसको अगर आप इसका विग्रह करेंगे, यानी कि इसका विखंडित करेंगे, तो ये 2 शब्दों से मिला है, समान धन अपवर्तक। अपवर्तक आप अभी पढ़ चुके। अपवर्तक क्या होता है? बस बचा क्या है? समान। समान मतलब कॉमन। कॉमन मतलब जो हर जगह हो।
मैं एग्जाम्पल से समझता हूं। जैसे जब भी समान अपवर्तक की बात आएगी या समापवर्तक की बात आएगी तो कम से कम दो संख्याएं जरूर रहेंगी। यानी कभी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 15 का समापवर्तक बताओ, 20 का समापवर्तक बताओ, ऐसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा 15 और 20 का समापवर्तक बताओ। हमेशा दो संख्या का या तीन संख्या का या चार संख्या का। जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, मैं दो प्रश्न के माध्यम से आपको समझा दूंगा। जैसे कहा जाए कि 15 और 20 के समापवर्तक बताओ, या फिर 12 और 18 के समापवर्तक बताओ, या फिर 10, 15 और 20 के समापवर्तक बताओ। यानी अपवर्तक तो बताना ही है, समान अपवर्तक बताना है। इसका मतलब वो संख्याएं यहां लिखनी हैं जो जिनसे ये दोनों विभाजित हों। जैसे मैं यहां अगर लिख दूं 5, तो मुझे बताइए इस 5 से ये दोनों विभाजित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसका मतलब 15 और 20 का समापवर्तक 5 है। 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित होते हो। एक तो होता ही है, एक तो कॉमन है, उसको आप इग्नोर करिए। यहां देखिए 12 और 18 का समापवर्तक, तो 2 से ये दोनों विभाजित हो जाएंगे, 12 भी और 18 भी। 3 से भी विभाजित हो जाएंगे, इसके अलावा 6 से विभाजित हो जाएंगे। बस, यानी ये 12 और 18 के समापवर्तक हुए 2, 3 और 6। यहां पर 15 और 20 का केवल एक समापवर्तक है 5। 5 के अलावा किसी से ये दोनों विभाजित नहीं होगा। लेकिन 12 और 18 इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 12 और 18 के ये तीनों समापवर्तक हैं। 10, 15 और 20 का समापवर्तक क्या होगा? 5 होगा। 5 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित होंगे। क्लियर बात? अपवर्तक आपको समझ में आ गया, समापवर्तक आपको समझ में आ गया। समापवर्तक मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या। अब क्या बचता है? यही जो लिखा है, महत्तम समापवर्तक। यानी हमें ऐसा समान अपवर्तक बताना है जो महत्तम हो, यानी जो बड़ा से बड़ा हो। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, फिर अपने सवाल में आते हैं। जैसे प्रश्न है 12 और 18 का MSP ज्ञात कीजिए। MSP मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक कई तरीके से ज्ञात किया जाता है, अभी हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि 12 और 18 का MSP ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमने लिख दिया 12 और हमने लिख दिया 18। पहले हम 12 के अपवर्तक देखेंगे कौन कौन से हैं। तो 12 के अपवर्तक कौन हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। यानी इतनी संख्याओं से 12 विभाजित होता है। तो हमने उन संख्याओं को लिख दिया, यानी 12 के हमने अपवर्तक लिख दिया। अब 18 के अपवर्तक लिखिए। 1, 2, 3, 6, बस 9। 9, फिर उसके बाद स्वयं 18। तो 18 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं। हमें समान अपवर्तक बताना है, यानी कौन से अपवर्तक दोनों में हैं। तो देखिए दोनों में कौन कौन से अपवर्तक हैं? 2 भी हैं, 3 भी हैं, 6 भी हैं। ये ऐसे अपवर्तक हैं जो समापवर्तक हैं। 12 और 18 के ये समापवर्तक हैं। लेकिन हमें समापवर्तक नहीं बताना है, बल्कि हमें महत्तम समापवर्तक बताना है। यानी ऐसा समापवर्तक जो महत्तम हो, यानी जो बड़ा से बड़ा हो। तो बताओ इनमें से बड़ा अपवर्तक कौन है? 6 है। 6 से बड़ा कोई समापवर्तक नहीं है। 6 से बड़ा इसमें कोई समापवर्तक नहीं है। इसका मतलब 6 ही महत्तम समापवर्तक है। तो 12 और 18 का MSP क्या होगा? 6।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अपवर्तक क्या होता है आपने समझा, समापवर्तक क्या होता है, ये समापवर्तक है, समान अपवर्तक यानी जो सब में है, और इनमें भी जो सबसे बड़ा है वही तो महत्तम है, यानी वही बड़ा से बड़ा अपवर्तक है। तो बड़े से बड़े समान अपवर्तक को ही महत्तम कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 30, 45 और 60 का मसप बताओ। मसप हमने लिख दिया 30। अभी मैं आपको सवाल करना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सवाल तो आप चुटकियों में लगाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो गणित आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। 30 किससे किससे विभाजित होता है? 30 एक को छोड़िए, एक से तो सभी कटते हैं। 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, इतनी संख्याओं से 30 विभाजित होता है। 45 3 से, 5 से और 9 से और 15 से और फिर स्वयं 45 से। 60 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और फिर 60, इतनी संख्याओं से 60 विभाजित होता है। हमें 30, 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी ऐसा समापवर्तक जो बड़ा से बड़ा हो। वैसे तो 3 भी है, लेकिन 3 से भी बड़ा 5 है। 5 से भी बड़ा क्या है? 15 है। ये देखिए 15 यहां भी है, 15 यहां भी है, 15 यहां भी है। 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो इसका मतलब 30, 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक हुआ 15। 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे विभाजित हो ये तीनों। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो फला 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 संख्या को विभाजित कर दे। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाएगा तो इसका मतलब महत्तम ज्ञात करने की बात हो रही है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने की हमारे पास जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। एक विधि है गुणनखंड। गुणनखंड विधि, हम क्या बता रहे हैं आपको? महत्तम समापवर्तक कैसे कैसे निकलता है। तो महत्तम समापवर्तक को निकालने की 2 विधियां, एक गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि में 2 विधियां हैं, आगे आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। पहली विधि क्या है? गुणनखंड, यानी गुणनखंड के माध्यम से हम महत्तम ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहला सवाल बहुत सरल, 12, 18 का मस ज्ञात करो। अभी हमने इसको लगाया ही था, आप जानते ही हैं 6 आएगा इसका उत्तर। लेकिन अब हम गुणनखंड विधि से करेंगे। कैसे आएगा? 12, 18 का मस ज्ञात करो। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? जो जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनखंड किया जाता है और फिर उसके बाद जो दोनों में मिलता है उसको उतार करके उसका गुणा कर लिया जाता है। तो 12, 18, 12 का गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12। छोटी संख्या पहले लिखेंगे उसके बाद बड़ी संख्या। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे? गुणनखंड करने की विधि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी छोटी संख्याएं हैं, आप समझ रहे हैं। 18 कैसे कटेगा? 2 तिहाई 6 तिरिक 18। आप ऐसे नहीं लिखेंगे 9 दूना 18। क्यों नहीं लिखेंगे? अभी आगे आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए। अब देखिए हमें निकालना है मस। दोनों में क्या क्या है? ये 2 है दोनों में, फिर ये 3 है दोनों में, बस। यानी कि 2 दोनों में है और 3 दोनों में है। बाकी यहां 2 है, नीचे नहीं है 2, यहां 3 है, अब ऊपर नहीं है, तो केवल 2 और 3, तो 2 तिहाई 6, आंसर आ गया 6। एक सवाल और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 20, 25 और 30 का आपको महत्तम ज्ञात करना है। तो 20, 25
30। 20 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 पंचे 20। 25 का 5 पचा 25। 30 का 6 पंचे 30 यानी कि 2 तिहाई 6 गुणित 5। तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है? सिर्फ 5 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? उत्तर 5 होगा। ठीक, चलिए अभी मैं आपको, ये तो गुणनखंड विधि है ना, मैं आपको जब भाग विधि भी सिखा दूंगा ना, तब उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह की संख्याओं को 1 सेकंड में लगा लेंगे, देखते ही लगा लेंगे क्या उत्तर होगा। ये करना नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि बड़ी बड़ी जब संख्याएं आए तो आप कर लें। छोटी संख्याओं को आप चुटकियों में करेंगे। आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ 75 और 100 का महसा पर क्या होगा, तो आप आंख बंद करके बता देंगे 25। कहा जाएगा बताओ 500 और 1000 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप आंख बंद करके बता देंगे 5। कहा जाएगा कि बताओ 18, 72 और 54 का महसा पर क्या होगा, तो आप आंख बंद करके बता देंगे 18 सेकेंडों में। लेकिन अभी नहीं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ करके पहले सारी विधियां देख लीजिए, तब दिमाग खुलेगा, तभी आप कर पाएंगे। अभी मैं बता दूंगा तो कुछ याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे। गुणनखंड की बात हो रही है, गुणनखंड विधि से महत्तम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि गुणनखंड अगर बड़ी संख्या आ गई तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आ गया 144 और 324 का महसप ज्ञात करो। अब 144 भाई छोटी संख्या होती है, जैसे 30 है, तो आप जान रहे हैं कि 6 पंचे 30 या 10 तिहाई 30। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या है तो आप उसको अलग से कर लीजिए, ऐसे करिए। और अंतिम वाली संख्या यानी इकाई को देखिए। अगर इकाई के स्थान पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, 2 4 6 8 0, इन पांचों में से कोई भी संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 4 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 आ गई तो 2 से विभाजित होगी। 2 छत्तीस हम 72। फिर 6 है, ये देखिए 2 से विभाजित होगी। 2 18 हम 36। 8 है 2 से विभाजित होगी। 2 9 18। अब 2 से विभाजित नहीं होगी। जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो आप तो जान ही रहे हैं ना, इनके अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे 9 है, 3 है, तो फिर 3 से ट्राई करिए। 3 त्रिक का 9, 3 1 कम 3। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या फिर 5 है तो आप जान लीजिए कि वो 5 से जरूर विभाजित हो जाएगी। अगर 0 है तो 2 से तो होगी ही, लेकिन आप करना चाहें तो 5 से भी कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हमेशा आप 2 लिखेंगे या फिर 3 या 5 या 7। कभी भी आप 9 नहीं लिखेंगे, कभी भी आप 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 स्वयं विभाजित होती है, 4 स्वयं विभाजित होता है। यहां हमें अभाज्य संख्या लिखनी है, जो संख्या फिर किसी और से विभाजित न हो। भाई हम 6 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 6 तो स्वयं कटता है, 2 तिहाई 6। तो हम 6 क्यों लिखें? हम 2 लिखें या फिर 3 लिखें। ये करते करते आप अभ्यास में आ जाएगा। तो 144 हमने लिखा। गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4। 4 बार 2 है, 1 2 3 4, और 2 बार 3 है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48, तिहाई 144, या 12 बार हम 144, या 18 छक्का 144, है ना? नहीं, 18 8 144, 24 छक्का 144। जितना ही आप अभ्यास करेंगे अपने आप आ जाएगा। 324। अब जैसे मुझे याद है कि 324 जो होता है वो 18 18 हम 324 होता है। ये देखिए 324, 18 गुणित 18। अब 18 का गुणनखंड क्या होता है? 2 9 18। ऐसे ही यहां भी 2 9 18। अब 2 तो हो गया है, यहां भी 2 है, बचा क्या है? 9। 9 का क्या होता है? 3 त्रिक का 9। यहां भी 9 बचा है तो यहां भी 3 त्रिक का 9। तो क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4, 1 2 3
4। बहुत तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे करिए 324, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, अब 2 से नहीं कटेगा। अब एक आ गया तो जाहिर सी बात है कि आप 3 से ट्राई करिए। 3 27 81, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। देखिए 4 बार 3 आया है, 2 बार 2 आया है। महत्तम ज्ञात करना है। म स प कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं? ये 2 मिल रहा है, ये देखिए हमने उतार लिया। फिर ये 2 मिल रहा है, हमने उतार लिया। फिर ये 3 मिल रहा है, ये यानी कि 2 ठो 3 भी मिल रहा है। तो 2 ठो 2 मिल रहा है, 2 ठो 3, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। तो आंसर क्या आ जाएगा? 36। यानी 36 से 144 भी कट जाएगा और 36 से 324 भी कट जाएगा। तो 144 और 324 का महत्तम समापवर्तक 36 हुआ। आप चेक कर लीजिएगा। तो बस आज यहीं पे रोक रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। गुणनखंड विधि से आज हमने आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सिखाया। कल से थोड़ा बड़ा वीडियो शूट करेंगे, ठीक? तो कल आपको गुणनखंड सिखाएंगे अच्छे से, विस्तार से। उसके बाद फिर भाग विधि से सिखाएंगे महत्तम समापवर्तक, और बस इतने में क्लास खत्म। महत्तम समापवर्तक की कैसे भी सवाल आए आप कर लेंगे। आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। एक बार इसको आप वीडियो को फिर से देखिएगा और अच्छे से रिमाइंड करिएगा, तब आगे बढ़िए। एकाएक बहुत पढ़ना ठीक नहीं होता। पता चला आगे पढ़ते गए, पीछे वाला भूलता गया, तो ऐसे आपको नहीं करना है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। शुरू की क्लास है, उनको समझ में आएगा अच्छे से। क्लास ज़्यादा बीत जाएगी तो कम समझ में आएगा, ठीक है? बाकी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड होगा। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास रहती है।